बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आज का जो हमारी कंप्लीट डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे है। ये जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के हवाले से जो है ना हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट लोगों क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और उसके बाद थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर जो है ना इसका नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस ओनली वन मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन। मैंने क्या कहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास जस्ट जस्ट ओनली एक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, वो उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। एक उसके बाद है हमारे पास लिंडमैन, एक साइंटिस्ट था जो कि इस यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में डिटेल दी थी। कब दी थी? 1900 हमारे पास 22 में 1922 में हमारे पास 1922 में हमारे पास लिंडमैन एक साइंटिस्ट था। उसने हमें बताया कि एक मॉलिक्यूल जब एक रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है। तो उसके बाद हमें जो लिंडमैन था, साइंटिस्ट था, उसने हमें कहा था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो हमारे पास वो एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, दूसरा डीएक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट और डीएक्टिवेट आपस में जो होता है ना कोलाइड करते हैं तो हमारे पास डीएक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। तो जब डीएक्टिवेशन का प्रोसेस हो और जो एक्टिवेटेड ए का हमारे पास एक्टिवेटेड जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, एक्टिवेट होता है, वो हमारे पास ही वही एक एक मॉलिक्यूल ही जस्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले जो है ना डीएक्टिवेटेड टू मॉलिक्यूल्स हमने लिए। तो जब हमने इसका रिएक्शन आपस में करवाया तो इन्होंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल हमारे पास बना देता है, ये हमारे पास एक्टिवेट मॉलिक्यूल बनाया और ये जो है ना डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल बना दिया। तो हमने इसको कौन सा प्रोसेस कहा कि ये हमारे पास एक्टिवेशन प्रोसेस है। इसको हम K1 का नाम देंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे कि यही दो हमने लेने हैं जिसमें से एक एक्टिवेट हुआ था, दूसरा डीएक्टिवेट था। तो जब हमने इन दोनों को आपस में कोलाइड करवाया तो हमारे पास दोनों ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। दोनों ही क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट। तो हमने इसको K2 और डीएक्टिवेशन का प्रोसेस कहा था। हमने मैंने ऊपर क्या कहा है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो हमारे पास जस्ट एक मॉलिक्यूल ही फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। हमारे पास ये जो एक्टिवेट होने वाला मॉलिक्यूल था यही हमारे पास जो है ना फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमने इसको पी प्रोडक्ट का नेम देना है। उसके बाद हमने इन तीनों के अलग अलग रेट लॉज लिख देने हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, रेट लॉ ऑफ एक्टिवेशन। रेट लॉ ऑफ एक्टिवेशन K1 ए स्क्र। ए स्क्र क्यों हम लिख रहे हैं कि एक A1 ये और एक ये, दो क्या हो जाएंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा है कि A1 ए का स्क्वायर। उसके बाद है रेट लॉ ऑफ डी एक्टिवेशन। डी एक्टिवेशन मीन K2। K2 हमारे पास क्या था, K2 ये था, ए स्टार और ए। मैंने क्या लिखा है, ए स्टार और ए, ये वाला। डीएक्टिवेशन में हमने ये लिखा है। उसके बाद है डीकम्पोजिशंस। डीकम्पोजिशंस के थ्री में जस्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट थी ना, के थ्री में जस्ट हमारे पास ये था बस। और हमने जस्ट ये के थ्री लिख के हमारे पास ये हमारे पास तीनों के रेट ला आ गए। अब हमने क्या कहना है कि जो फर्स्ट है ना हमारे पास एक्टिवेशन जो है ना प्रोसेस या एक्टिवेशन जो है ना वो हमारे पास किसकी जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस को शो कर रहा है। एक्टिवेशन जो है ना, एक्टिवेशन वाला जो एक प्रोसेस है वो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस को शो कर रहा है। और जो डीएक्टिवेशन और डीकम्पोजिशन है ये दोनों जो है ना हमारे पास डिसअपीयरेंस वाले प्रोसेस को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द रेट लॉ ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये हम क्यों लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस में हमारे पास जस्ट एक ही स्टेप था, एक्टिवेशन वाला, तो हमने एक्टिवेशन वाला प्रोसेस ही लिखा, ये वाला एक्टिवेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, ये हमने किधर लिखा है, एक्टिवेशन वाले पे। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन वाले में जस्ट हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने कहा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने ऊपर ही बताया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ डीएक्टिवेशन। तो ये हम क्या लिखेंगे, ये दो लिखेंगे।
K2 और K3। तो मैंने क्या किया है, K2 + K3। ठीक है। तो अब हमने देखें यहाँ पे ये एक जो ए स्टार है, इधर भी ए स्टार है, दोनों में आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे ए स्टार को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2, ये K2 सेम टू सेम आ जाए, ये बाहर हमने निकाल लिया तो ये खत्म हो जाएगा, और ये जो है ना हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है। ये इसमें से देखें यहाँ पे ए स्टार ये बाहर आ गया क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। तो ये K3 आ जाएगा, जस्ट सेम टू सेम K3 आ जाएगा, और ए बाहर बाहर आ जाएगा तो इसकी जगह 1 आएगा, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, K3 के साथ, तो ये K3 ही बच जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, ये जो सारा है हमारे पास, ये जो सारी चीज है, हमने क्या करना है, इसको उठा के जो है ना इसके नीचे लिख देना है, इसके नीचे लिख देना है। तो ये हमने नीचे लिखा है K1 A² ये K1 A² सेम टू सेम आ गया। K2 A + K3 ये हमारे पास ए स्टार की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, सिर्फ हम क्या बात किसकी कर रहे थे, एक्टिवेट, एक जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जस्ट हम उसी की बात करते हैं, बाकियों की बात नहीं करते। ठीक है। तो मैंने फाइनल जो एक प्रोडक्ट बनाने वाला एक प्रोसेस था, रेट लॉ था, वो मैंने लिया है, रेट लॉ ऑफ डिकम्पोजिशन भी आप उसे कह सकते हो कि K3 A स्टार, ये हम मैंने फाइनल वाला जो है ना वो लिया। अब देखें, ये K3 आ जाएगा, ये क्या आ गया, K3 की जगह K3 आ गया। अब ए स्टार की जगह मैंने ये लिखा है, ये देखे, ए स्टार की जगह मैंने ये चीज लिखी है। तो ये सारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये चीज, ये सारा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास ए स्टार की वैल्यू, ये जो हमने अभी यहाँ पे निकाली है, ये ए स्टार वैल्यू जो है ना हमने इधर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये ए स्टार वाली वैल्यूज जो है ना आपने इधर पुट कर देनी है। जैसे ये वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो फिर यहाँ पे पुट करने के बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्या होगा, वो यहाँ पे दो अब पॉसिबिलिटीज होती है, टू लिमिटिंग पॉसिबिलिटीज। क्यों, कौन कौन सी, एक हाई प्रेशर पे जो है ना वो इस इक्वेशन पे क्या होगा, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, और लो जो है ना लो प्रेशर पे क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाई प्रेशर पे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज पे देख रहे हैं, हाई प्रेशर पे। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज रिएक्टिंग हाई, रिएक्टिविटी, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ कोलाइडिंग, इन दोनों के दरमियान प्रेशर हाई है तो कोलाइडिंग का जो चांस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो विद द इनएक्टिव मॉलिक्यूल, इनएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ इसका जो होगा हमारे पास चांस क्या होंगे कोलाइडिंग के, वो ज्यादा होंगे। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है ना, ये मॉलिक्यूल है एक, जब इसकी जो होगा ना प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा ना, ग्रेटर देन होगा, ये क्या होगा, लेस होगा। ड्यू टू ग्रेटर देन हम इसको लिखते हैं ड्यू टू लेस प्रेशर, हम इसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ हाई प्रेशर। ये देखिए, अब रेट लॉ जो हमने ये इक्वेशन ऊपर जो निकाली थी वही आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने लिखना है कि ड्यू टू हाई प्रेशर K3 इज निग्लेक्टेड, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो है ना हम K3 को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये K3 हमने यहाँ से क्या कर देना है, निग्लेक्ट, ये इधर से खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो है ये सारा फैक्टर हमने वैसे का वैसे इधर आके लिख देना है, यही जो मैंने सेम टू सेम फैक्टर इधर लिखा है। ठीक है, आपने ये सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे क्या किया मैंने बाकी सारी सेम चीजें आ रही हैं, यहाँ पे मैंने जस्ट ये किया है कि ये स्क्वायर है, इन इन इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, ए डॉट ए लिख दिया है। तो ए डॉट ए डॉट क्या हो जाएगा, फिर वही से फिर बन सकता है ना ये ए स्क्वायर, तो हमने वही ए डॉट ए लिख दिया ए स्क्वायर की जगह। ठीक है। अब इसमें से जो ए है एक, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग चीज है ये तीनों के जो है ना वो ये तीनों और ये वाली चीज बाकी बच जाएगी ना, क्योंकि ये जो ए है ये इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी रिमेनिंग चीज ये आ जाएगी, ये रिमेनिंग चीज आ जाएगी हमारे पास।
तो आप लोगों ने ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो है ना तीनों के वन के टू और के थ्री, इनको हमने कह दिया कि सपोज ये तीनों जो है ना एक ही, हमने तीनों को मिला के लिख दिया कि ये हमारे पास के बराबर है। तो हमने कहा कि के ए हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई किस पे, प्रेशर जब होगा हाई, हाई प्रेशर पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ हमें पता है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एमसीक्यूज क्या आएगा इसमें कि एटा अकॉर्डिंग इन लिंडमैन जो है ना यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमारे पास जब प्रेशर होगा ज़्यादा, जब प्रेशर होगा ज़्यादा तो वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। और जब लो प्रेशर होगा वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये अब नेक्स्ट हम देख भी लेते हैं। लेकिन ये जो है ना जो लो प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले है कि एट अ लो प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल ऑफ ए इज डिक्रीज या लो। इसकी जो रिएक्टिविटी क्या होगी, लो प्रेशर है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, लो। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कोलाइडिंग क्या करेंगे, वो कम ही करेंगे, लेस कोलाइडिंग होगी, लेसर कोलाइडिंग होगी। तो लेसर जब कोलाइडिंग होगी तो हमारे पास के फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो के3 है, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जो है ना रिएक्टिविटी की जो पावर होगी वो कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी की पावर ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसको फिर हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट वी नो दैट अबव इक्वेशन, ये हमारे पास अबव इक्वेशन हमने ये निकाली थी जो हमने ये वाली पॉसिबिलिटीज लगाने से पहले, ये जो पॉसिबिलिटीज लगाने से पहले है ना, आपने इस इक्वेशन को लेना है। पहले लो एट हाई प्रेशर पे बात करनी है, एट हाई प्रेशर पे बात करोगे तो आपने के2 को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे नहीं, के3 को निगलेक्ट कर देंगे, ये चीज़ें सारी आ जाएगी। जब हम लो प्रेशर लेंगे, लो प्रेशर पे आपने के3 को जो है ना लेके चलना है, इस फैक्टर को आपने कैंसिल कर देना है, के2 ए को निगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए मैंने लो प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं तो के3 को लेके चलेंगे क्योंकि इसको हमने ग्रेटर देन कर देना है और के2 को हमने वो क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो रेट लॉ क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है, इसमें हम कहेंगे कि ड्यू टू लो प्रेशर के2 इज निगलेक्टेड। के2 क्या हो जाएगा, जब यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा तो फिर फाइनल इक्वेशन ये बच जाएगी के3, ये के3 आ जाएगा, के1 आ जाएगा और ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और ये जो है ना के3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे के वैसे सेम टू सेम लिखा है। अब देखिए यहाँ से के3 इस के3 के साथ कैंसिल हो रहा है, बाकी के1 ए का स्क्वायर ये हमारे पास बच जाएगा। फाइनल इक्वेशन यही है इसकी। अब इसकी पावर हमें 2 है ना, तो आप कह देंगे कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो एज अ रिजल्ट जो हम रिजल्ट के तौर पर हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनमेंस मैकेनिज्म इट इज प्रूव्ड दैट एट अ लो प्रेशर, जब प्रेशर होगा लो तो वो हमारे पास कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये अभी हम जब ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये प्रेशर लो था तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। अगर हमारे पास प्रेशर होगा लो हाई तो देन हमारे पास जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कौन सा फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप लोगों ने हमारे पास हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स जो है ना, व्यूवर्स जो हमारे नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।